नमस्कार, डिजियाना न्यूज के खास कार्यक्रम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। शिक्षा आजकल चुनौती का विषय बन गया है। चुनौती इसलिए कि जब बच्चा 12th का एग्जाम पास करता है, हाल ही में कल 12th का रिजल्ट आया है, बच्चे नए कॉलेज में जाना चाहते हैं, नए कोर्स लेना चाहते हैं और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वे कौन सा कोर्स लें और किस कॉलेज में एडमिशन लें। अगर ये चयन सही हो जाए, सही कॉलेज और सही कोर्स का, तो पूरा करियर विद्यार्थी का बन सकता है। और अगर ये चयन गलत हो जाए तो पूरा करियर प्रभावित भी हो सकता है। इसलिए जिस तरह से किसान अच्छी फसल के लिए सही बीज चुनता है, उसी तरह नौजवानों को अच्छा करियर बनाने के लिए अच्छा कॉलेज और अच्छा पाठ्यक्रम चुनना बहुत जरूरी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर संगीता भारूका। आप श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय की प्राचार्य हैं। पिछले 2 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। बहुत अच्छी वक्ता हैं, ओजस्वी वक्ता हैं। अपने छात्र जीवन से लगातार शैक्षणिक जगत में वे विभिन्न भूमिकाएं निभाती आ रही हैं। छात्र संघ की पदाधिकारी रही हैं, राष्ट्रीय स्तर की वक्ता रही हैं। लंबे समय तक उन्होंने शिक्षण का कार्य किया और फिलहाल श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय, जो सेंट्रल इंडिया के बेहतरीन महाविद्यालयों में से एक है, उसकी प्राचार्य है। आपका स्वागत है संगीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों का रिजल्ट आया है, 12वीं का रिजल्ट। जी। और बच्चों के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें अब कॉलेज भी चुनना है, उन्हें अब कोर्स भी चुनना है और एक अलग लेवल की तैयारी करनी है। स्कूल की पढ़ाई एक अलग किस्म की होती है और कॉलेज की पढ़ाई एक अलग किस्म की होती है। तो एक शिक्षाविद होने के नाते, साथ साथ आप माँ भी हैं, तो बच्चों को आप क्या सलाह देंगे कि कॉलेज चुनते वक्त किस तरह की सावधानियां बरतें, कोर्स चुनते वक्त किस तरह की सावधानियां बरतें? सबसे पहले तो मैं बच्चों को उनके एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी और सब उनकी हिम्मत की भी दाद दूंगी कि संक्रमण काल में विद्यार्थियों ने अपना धैर्य बनाए रखा और उस धैर्य के साथ में जो अचानक एक नया ऑनलाइन मोड सबके सामने आ गया था, उस ऑनलाइन मोड में उन्होंने अपने आप को बहुत जल्दी मोल्ड किया और उससे विद्या अध्ययन किया। अब जब हम महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं तो केवल पाठ्यक्रम हमें एक डिग्री हासिल करने के लिए नहीं करना होता है कि हमें एक डिग्री प्राप्त करनी है और इसलिए हम कोई भी डिग्री प्राप्त कर लें। अब हमारा जो उद्देश्य होता है कि हम भविष्य में और पूरे जीवन हम किस करियर में जाएंगे, हमारा रोजगार क्या रहेगा या स्वरोजगार में संलग्न हो रहे हैं, तो हमारे जीवन यापन किस दिशा में जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो उन्हें ये देखना चाहिए कि उनकी अभिरुचि किस क्षेत्र में है। अभिरुचि के साथ साथ उन्हें ये देखना चाहिए कि उस अभिरुचि के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं क्या हैं। जब वे जिस महाविद्यालय में प्रवेश के लिए वे जाते हैं तो यह भी देख लेना चाहिए कि सबसे पहले कि उस महाविद्यालय में किस तरह का अध्यापन कार्य किया जा रहा है, उस महाविद्यालय का प्रबंधन वर्ग कैसा है, उस महाविद्यालय में जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनकी योग्यता क्या है, उस महाविद्यालय में अध्यापन किस तरह से कराया जाता है, क्या रोजगार को और दृष्टिगत रखते हुए कराया जाता है, क्या विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो उनकी, कई बार बच्चे ये भी करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की चकाचौंध में आ जाते हैं और बहुत ऊंची फीस वाले महाविद्यालयों में वो प्रवेश ले लेते हैं। ग्लैमर, जिस महाविद्यालय का बहुत विज्ञापन है या बड़ी बिल्डिंग है या उसका जिसका बिल्कुल सही है, फैसिलिटीज के नाम पे बड़े मैदान दिखा दिए, तो उनको लगता है कि बिल्कुल तो वो ग्लैमर से प्रभावित होकर उन महाविद्यालयों में प्रवेश ले लेते हैं। फिर आपकी वित्तीय क्षमताएं उतनी नहीं होती है तो कई बार विद्यार्थियों को महाविद्यालय बीच में छोड़ना पड़ता है, ड्रॉप आउट उन्हें होना पड़ता है। इसलिए मेरा बच्चों से यह सुझाव है कि शुरू से वे अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर कि हम किस क्षेत्र में अध्ययन कर सकते हैं और हमारी वित्तीय क्षमताओं को भी ध्यान में रखते हुए और अपनी अभिरुचि के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में अध्यापन की किस तरह से कराया जाता है, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए वे उसमें प्रवेश लेना चाहिए उन्हें।
डॉक्टर संगीता, चूंकि जिस महाविद्यालय के आप प्राचार्य श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय, जैसे कि मैंने कहा कि ये सेंट्रल इंडिया के बेहतरीन महाविद्यालयों में से एक है, और इस महाविद्यालय के जो संस्थापक हैं डॉक्टर नरेंद्र धाकड़, वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। होलकर महाविद्यालय, होलकर कॉलेज जो कि भारत का बड़ा पुराना और प्राचीन कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल रहे हैं। तो एक शिक्षा का वातावरण तो आपके वहाँ है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो बात कही कि कोर्स बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, खासकर रोजगार वाला कोर्स बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। और आजकल इस संदर्भ में कि कोरोना के बाद लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, अर्थव्यवस्था डावाडोल है, परेशानियां हैं, वो कौन से कोर्स आप करवाती हैं, आपके महाविद्यालय में संचालित होते हैं, जिनका संबंध रोजगार से है? निसंदेह हमारे, जैसा कि आपने कहा कि महाविद्यालय के जो चेयरमैन है, महाविद्यालय का प्रबंधन जिन हाथों में है, वे आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र जी धाकड़ साहब, जिनका कि एक शिक्षा जगत में बहुत बहुत विशाल उनका अनुभव है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, उच्च शिक्षा में एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं, विभिन्न प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में वे प्राचार्य रहे हैं, जिनमें से होलकर विज्ञान महाविद्यालय भी एक रहा है। तो निसंदेह उनके इस दीर्घ अनुभव का लाभ महाविद्यालय को मिलता है, उनके विद्यार्थियों को मिलता है। हमारे महाविद्यालय के हम लोग जो पाठ्यक्रम संचालित करते हैं वह हम लोग कला संकाय, वाणिज्य संकाय, समाजशास्त्र में करते हैं, विज्ञान संकाय में करते हैं। अगर मैं विज्ञान संकाय की बात करूं तो हमारे यहाँ बीएससी हार्टिकल्चर, सीड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस हम लोग संचालित करते हैं। और ये 6 विषय ऐसे हैं जिसमें विद्यार्थी चाहे तो वो रोजगार की इसमें भी जा सकता है और चाहे तो अपने स्वरोजगार भी स्थापित कर सकता है। ये सीड टेक्नोलॉजी क्या है? आपने सीड टेक्नोलॉजी जिक्र किया, चूंकि हमारी जो मालवा का क्षेत्र है, जिसको हम इंदौर उज्जैन संभाग कहते हैं, बहुत अच्छी सोयाबीन होती है, बहुत अच्छा किस्म का गेहूं होता है, हम लोग तुअर भी लेते हैं, सब्जियां भी लेते हैं, फूलों की खेती भी करते हैं। तो सीड टेक्नोलॉजी जो आप बात कर रहे हैं, बीज तकनीक, ये क्या है और इसमें किस तरह के रोजगार के अवसर होते हैं? बीज तकनीक, सीड टेक्नोलॉजी जो बात मैं कर रही हूँ कि किसी भी प्रकार की जितनी भी आपने फसलें बताई है, सारी फसलों का हम उच्च गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन जब भी कर पाते हैं और बहुत न्यूनतम लागत पे कर पाते हैं जबकि बीज अच्छा हो। तो ये बीज प्रौद्योगिकी से पूरा जुड़ा हुआ जो एक अध्ययन होता है कि किस तरह से बीज को जर्मिनेट किया जाता है, उसमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं, उसका उत्पादन किस तरह से किया जाए, बीजों की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सारा उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। और हम लोग बच्चों को पूरा व्यवहारिक प्रशिक्षण देते हैं। जिन परिवारों में खेती किसानी का काम होता है उनके लिए एक बड़ा उपयोगी है ये। जिन बच्चों के जो कृषक परिवार से संबंधित बच्चे हैं उनके लिए तो निश्चित तौर पर ये बहुत उपयोगी है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो लोग, चूंकि भी हमारी भारत सरकार भी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रही है, वो पूरा दिशा उनकी बच्चों को, युवाओं को एक आत्मनिर्भर भारत है जिसमें कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो सीड टेक्नोलॉजी और हॉर्टिकल्चर के विद्यार्थियों के लिए तो आने वाला भविष्य बहुत ही सुनहरा है, बशर्ते कि सीड टेक्नोलॉजी और हॉर्टिकल्चर को जो पढ़ाया जाए वो ना केवल थ्योरेटिकल उसमें पढ़ाया जाए बल्कि उसमें उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि इंदौर जैसे शहर में जहाँ की स्ट्रॉबेरी का उत्पादन एक हमारे लिए सपना होता है कि इंदौर शहर में, तो विगत वर्ष जब लॉकडाउन था तो हमने ऑनलाइन के माध्यम से, और जब 20 जनवरी के बाद सरकार ने अनुमति दे दी थी, तो हमने विद्यार्थियों को पूरी ऑनलाइन फील्ड में दिखा कर बच्चों को पूरा स्ट्रॉबेरी इंदौर शहर में किस तरह से उगाई जा सकती है, और न केवल उगाना बल्कि रतलाम में तो काफी स्ट्रॉबेरी होती है। हमने इंदौर में लेकर आए, हमारे विद्यार्थियों ने स्ट्रॉबेरी का उत्पादन कैसे किया जाए, उसके लिए फील्ड कैसे तैयार किया जाए, कैसे उसकी पौधों को रोपा जाए और किस तरह से उसकी मार्केटिंग की जाए ताकि उनको मुनाफा भी मिल सके, केवल उत्पादन ही ना हो। और उसके बाद यदि आपका अच्छे दामों पर उस समय वही बिक रहा है, क्योंकि बाजार में उस सीजन में बहुत स्ट्रॉबेरी होती है, तो किस तरह से स्ट्रॉबेरी को वो संरक्षित करके सोलर ड्रायर के माध्यम से, बिल्कुल खेती के साथ आपने, चूंकि आप कॉमर्स भी पढ़ाती हैं वहाँ पर अपने कॉलेज में, तो वो भी आप अपने बच्चों की प्राध्यापिका रही हूँ, मैंने बरसों वाणिज्य में पढ़ाया है। खेती में वाणिज्य कैसे इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि एक नया प्रयोग है ये। बिल्कुल, हमारे महाविद्यालय के जो बच्चे हैं वो लोग न केवल इसका कि उत्पादन कैसे हो बल्कि उसका विपणन कैसे हो, ये भी हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी सीखते हैं। अभी इन दिनों चूंकि जैसे हम लगातार कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना कारण बाहर से कंपनियां जो आती हैं प्लेसमेंट के लिए, उनकी में आने की कमी आई है, क्योंकि जैसे कहा कि देश भर में रोजगार में कमी आई है। तो इस दौरान भी
अपने बच्चों के लिए प्लेसमेंट के लिए आपके पास क्या योजनाएं रही, और आप, मुझे मालूम पड़ा कि आपके महाविद्यालय से जो बच्चे पास आउट हुए उनको अच्छा प्लेसमेंट मिल पाया, ये कैसे संभव हुआ? ये बहुत बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो समर्पित, योग्य और अनुभवी शिक्षकों की टीम है, जो सतत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए संलग्न रहती है। तो पूरे लॉकडाउन में हम पिछले 1.5 सालों से देख रहे हैं कि लोगों के हाथों से जो जमे जमाए बरसों के रोजगार है वो छिन रहे हैं। ऐसे संक्रमण काल में भी हमारे विद्यार्थियों को रोजगार मिला है। मैं चाहे बात करूं तो HDFC जैसी बैंक में हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं, मारुति सुजुकी में हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं, जेट किंग में हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ जस्ट डायल जैसी कंपनी में 23 बच्चों का हमने पिछले माह ही हमारे महाविद्यालय के बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। KGK में हमारे विद्यार्थी गए हैं। इसके लिए चूंकि हमारे बच्चों को, मैंने आपको पूर्व में बताया कि हमारे यहाँ जो विद्या अध्ययन या अध्यापन की जो शैली है वो केवल थ्योरेटिकल नहीं है। हम बच्चों को केवल थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि हम उसके व्यवहारिक पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं। समय समय पर हमारे यहाँ सतत ये कार्यशालाएं आयोजित की जाती है, जिससे विद्यार्थी अपने विषय के व्यवहारिक पहलुओं से परिचित हो, जिससे कि जब वे कंपनियां हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती है तो वे ये पाती है कि ये बच्चे न केवल थ्योरेटिकल में बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज में भी बहुत एक्सपर्ट है। और संक्रमण काल में भी जब बच्चों को कॉलेज नहीं आ रहे थे तो हम लोगों ने ऑनलाइन ये सारी ट्रेनिंग्स बच्चों को प्रोवाइड्स की। बच्चों को निरंतर हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगे रहे। हम लोगों ने रिज्यूमे राइटिंग की क्लास लगाई, उनके मॉक इंटरव्यू आयोजित कराए, और इस तरह से सतत प्रयासों का परिणाम रहा कि संक्रमण काल में भी हमारा प्लेसमेंट का रेट बहुत अच्छा रहा। और मैं आपको बताते हुए मुझे और भी खुशी हो रही है कि केवल जो ग्रेजुएट लेवल के विद्यार्थी जो स्नातक स्तर पे हैं या अध्ययन भी कर रहे हैं, उनके भी 2.5 से 3 लाख तक के पैकेज लग पाए हैं। सिर्फ जिन्होंने BCom या BA या BSc कर रहे हैं, BSc किया, उनको भी अगर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। 3 लाख रुपए का पैकेज मिलता है तो ये अपने आप में बड़ी वो भी संक्रमण काल में। और इसी तरह से मैं आपको एक और बताना चाहूंगी कि जो हमारे कला संकाय के विद्यार्थी जो विशेष करके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन करते हैं, हम जानते हैं कि वो कोचिंग संस्थान जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों से भारी भरकम फीस वसूलते हैं, लाखों तक में वो फीस जाती है। तो हमारे यहाँ जो UPSC और PSC की तैयारी करवाते हैं, बैंकिंग की तैयारी, तो हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हम प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क 2 हम उनके पीरियड्स हम लोग लगाते हैं। और ये हमारी साल भर प्रोसेस चालू रहती है, जिसमें कि हम विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। और यही कारण है कि हमारे फर्स्ट ईयर से या BCom फर्स्ट ईयर से हम लोग तैयारियां करना शुरू करते हैं। जो बच्चे तैयारी करना लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और हमारे बच्चे पुलिस में भी गए हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी गए हैं। जनरल नॉलेज की तैयारी आप करवा देते हैं, और दूसरे किस तरह के पेपर आते हैं? हम उन लोग की करवाते हैं। रीजनिंग की तैयारी है, जनरल नॉलेज की, बेसिक साइंस की, बेसिक कॉमर्स। इस मामले में जैन दिवाकर महाविद्यालय अनूठा है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में शायद जैन दिवाकर महाविद्यालय अकेला सा महाविद्यालय है जिसमें बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात है। मैं चूंकि जैन दिवाकर महाविद्यालय के बारे में मैंने जो सुना है उसमें एक बात यह भी सुनी है कि जो प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज होते हैं, जो प्रोफेसर्स के सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, मानदंड है, वो बहुत सख्त है, और डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ खुद उस पर निगाह रखते हैं और अपने क्राइटेरिया के आधार पर वो शिक्षकों को चयन करते हैं। शिक्षकों की टीम कैसे बनाते हैं आप? हमारी शिक्षकों की जब हम टीम बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि शैक्षणिक जगत में आने का उसका मकसद क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। अगर वो विद्यार्थियों के हित के लिए और शैक्षणिक जगत, दो एक उद्देश्य होता है कि भाई हमें रोजगार करना है तो कोई भी रोजगार करें, या फिर वो शैक्षणिक जगत के और विद्यार्थियों के लिए कल्याण के लिए। तो जहां हमें आपसी बातचीत से ये अंदाजा लगता है कि वो व्यक्ति शैक्षणिक जगत के कल्याण के लिए, विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य करने का इच्छुक है, उसके बाद उन्हें जो हमारे मानदंड स्थापित किए गए हमारी UGC ने, उनको वो पूरा करता है। हम डेमो लेक्चर्स लेते हैं उनके अपॉइंटमेंट के पहले कि क्या उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, वो बच्चों को पूरी तरह से विषय को समझाने में एक्सपर्ट है या नहीं है, किस तरह का अनुभव वे रखते हैं, और बच्चों के लिए भविष्य में वो क्या करने की योजनाएं हैं। इन सबको आधार रखते हुए हम शिक्षकों का चयन करते हैं। और यही कारण है कि हमारे महाविद्यालय में बहुत योग्य, अनुभवी और समर्पित शिक्षकों की टीम है। डॉक्टर संगीता, आपके महाविद्यालय की जो मैंने शिक्षकों की बात भी आपसे की है और प्लेसमेंट की बात भी की है, MOU भी आपने बताया कि बहुत सारी कंपनियों से आपके
साइन जी हो जी, चुके हैं। हमारे बजाज फिनसर्व जैसी कंपनी, जेट किंग और केजीके जैसी कंपनी जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, उनसे हमारे एमओयू हुए हैं। और केजीके ने तो हमारे विद्यार्थियों के लिए निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की है कि हमारे महाविद्यालय का कोई भी विद्यार्थी यदि केजीके में जॉब करना चाहता है तो वो जो उनके गर्मी की छुट्टियां होती है, जिस समय बच्चों का अवकाश रहता है, उस समय बच्चे जाके वहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। और उस ट्रेनिंग में यदि बच्चे सफल होते हैं तो वो केजीके उन्हें जॉब भी ऑफर करते हैं। और हमारे कई बच्चे आज केजीके में बहुत अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। और क्या विशेषताएं आपके महाविद्यालय की हैं? हमारे महाविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता है कि इंदौर शहर के हार्ट ऑफ सिटी न्यू पलासिया क्षेत्र में स्थित है। बहुत रिजनेबल फीस पर हम बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षण प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ लैंग्वेज लैब है, अत्याधुनिक लैंग्वेज लैब है, जिसमें हमें विश्व की हम 24 भाषाएं बच्चों को सिखा सकते हैं। हमारे यहाँ स्पोकन इंग्लिश की भी बच्चों के लिए साल भर कक्षाएं निशुल्क हम संचालित करते हैं और प्रत्येक क्लास के लिए पृथक पीरियड होता है। मध्य प्रदेश के बच्चे यही मात खा जाते हैं स्पोकन इंग्लिश में? नहीं, और हमारे यहाँ पे हम लोगों ने विगत 2 वर्षों से स्पोकन इंग्लिश की कक्षाएं हमने लैंग्वेज लैब स्थापित की है और अत्याधुनिक लैंग्वेज लैब स्थापित की है, जिससे कि बच्चे को भाषा में बहुत अच्छा बच्चों का कमाल हो चुका है। इन्फोसिस की कंपनी जब ये शिकायत कर रही थी कि हम रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जी। तो उन्होंने मंत्री से शिकायत करते हुए टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों ने कहा कि हमें मध्य प्रदेश में उस स्तर के नौजवान नहीं मिल पाते हैं जिनको हम हमारी कंपनी के नॉर्म्स में वो आते नहीं है, इसलिए हम उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। और उसमें एक बड़ा कारण ये है कि मध्य प्रदेश के बच्चे अंग्रेजी में थोड़े से उनका हाथ तंग है। मुझे ये बताते हुए आदरणीय डॉक्टर प्रतीक जी बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ प्रत्येक कक्षा के लिए जो एक उनको पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो उनके लिए इंग्लिश कंपलसरी है, उसका तो हम एक लेक्चर लगाते हैं। उसके अलावा प्रत्येक कक्षा के लिए एक पृथक से हम लोग लैंग्वेज का, स्पोकन इंग्लिश का हम लोग एक लेक्चर लगाते हैं, जिससे कि बच्चों का भाषा पर नियंत्रण हो, वे बहुत अच्छे से अंग्रेजी भाषा बोल पाए। और हम लोगों ने लॉकडाउन में इस वर्ष ये भी प्रारंभ किया था कि प्रत्येक बच्चे को अंग्रेजी में अपना एक प्रेजेंटेशन देना है। उससे बच्चे में विषय के प्रति रुचि पैदा हुई, उससे बच्चों की कम्युनिकेशन में रुचि पैदा हुई। और जब उन्होंने अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन दिया तो उन्हें एक अभिव्यक्ति में एक आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। न केवल उनकी अंग्रेजी अच्छी हुई बल्कि एक आत्मविश्वास उन बच्चों में आया है, और वो आत्मविश्वास बच्चों में जो निर्मित हुआ है वो हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। देखिए, अभी एक बहुत बड़ी चिंता और चुनौती इस बात की है कि कोरोना के बाद जब कॉलेज खुलेंगे 5 अगस्त से, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सुरक्षा के क्या प्रबंध होंगे, क्योंकि कोरोना धीरे पड़ा है, गया नहीं है। कोरोना पर लगाम लगी है, गया नहीं है, और तीसरी लहर की आशंका है। उसके दरमियान जब ये कॉलेज खुलेंगे तो बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके सैनिटाइजेशन के लिए कॉलेज की किस तरह की व्यवस्था आपने की है कि बच्चे को कोरोना से बचाया जा सके? हम लोगों ने इसकी व्यवस्था ये की है कि हम लोगों ने त्वरित हमारे महाविद्यालय में, चूंकि हमें 1.5 वर्ष तैयारी के लिए मिला था, हमने कुछ क्लासरूम्स की संख्या बढ़ाई है, हमारे यहाँ उन्हें निर्मित किया है हमने। हमारे जो पूरा परिसर है और कक्षा के सहित हम लोग प्रतिदिन उन्हें सैनिटाइज करते हैं। हमारे यहाँ मास्क कंपलसरी है। कोई भी चाहे महाविद्यालय परिवार का सदस्य हो, विद्यार्थी हो, चाहे कोई आगंतुक हो, बिना मास्क के उसका प्रवेश निषेध है। उसे जितने समय वो महाविद्यालय परिसर में रहेगा मास्क कंपलसरी है। पूरा परिसर हमारा प्रतिदिन सैनिटाइज होता है। जगह जगह सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे बिल्कुल हमने, क्योंकि एक छोड़कर एक बच्चे उठाएंगे। बिल्कुल हमने वो व्यवस्थाएं करी है कि विद्यार्थी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वो अपना अध्ययन करेगा। और इसके साथ साथ हमने ऑनलाइन व्यवस्था भी हम साथ में चलाएंगे कि अगर किसी दूसरे शहर का विद्यार्थी जो हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लेता है वो इंदौर आकर नहीं पढ़ना चाहता है, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन हम दोनों व्यवस्था सतत संचालित करेंगे, यदि हमें उच्च शिक्षा इसकी अनुमति प्रदान करेगा। जगह जगह वो हैंड डिस्पेंसर्स लगे होंगे। हर कक्षा रूम में हमने वहाँ पे सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं, वो डिस्पेंसर की व्यवस्था की कक्षा रूम के गेट पर ही, ताकि जब बच्चा क्लास के अंदर जाता है तो वह अपने हाथ सैनिटाइज करके ही अंदर जाएगा। परीक्षा परिणाम की क्या स्थिति रहती है? खासकर ये कोरोना काल में तो किताबों के आधार पर परीक्षा हो रही है, सिस्टम ही कोलैप्स हो गया है शिक्षा का। लेकिन जब वास्तव में परीक्षाएं होती थी, रियल एग्जाम्स हुआ करते थे, उस दौरान आपका परीक्षा परिणाम कैसा रहता था? हमारा परीक्षा परिणाम
बहुत बेहतर रहा है हमेशा से ही। जब ऑफलाइन परीक्षाएं होती थी तब भी हमारे जो अनेकों विद्यार्थी, चाहे से टेक्नोलॉजी की बात करूं, चाहे एमएससी मैथमेटिक्स की बात करूं, चाहे एमएसडब्ल्यू की बात करूं, बीकॉम, बीएससी, हमेशा हमारे विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत बेहतरीन रहा है। हमारे कई बार हमारे परीक्षा परिणाम 100% रहे हैं और विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में भी हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी सतत अपना स्थान बनाते आए हैं। अब देखिए, महाविद्यालय में आप हैं तो ये तो मैं कह सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि निश्चित रूप से वहाँ एक रचनात्मक और काम होते होंगे, डिबेट है और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम तो आपके रहते होने ही चाहिए। खुद आप नेशनल डिबेटर रही हैं, कई बार आपने नेशनल डिबेट्स जीती हैं, बहुत अच्छी वक्ता रही हैं और अब दर्शक भी इसको अनुभव कर रहे होंगे। लेकिन चूंकि ओलंपिक चल रहे हैं और बहुत सारे महाविद्यालय ऐसे होते हैं कि उनके पास अपना खेल का मैदान तक नहीं होता। हमारे पास में बहुत विशाल खेल का मैदान है जिसमें हम सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल आदि की हम बच्चों को प्रतिदिन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इंडोर गेम्स की भी हमारे यहाँ व्यवस्था है, टेबल टेनिस हम लोग सिखाते हैं और हमारे यहाँ की जो खेलकूद की स्पोर्ट्स ऑफिसर है वो स्वयं राष्ट्रपाल सॉफ्टबॉल की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं और हमारे विद्यार्थी, अनेकों विद्यार्थी जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर प्रतिस्पर्धाओं में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वे विजेता रहे हैं। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी, मुझे बड़ी खुशी होगी कि पूरे साल भर जब कोरोना आया तो सब लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए, तो विगत हमने 1 अप्रैल से यह प्रयोग प्रारंभ किया था और बहुत सफल रहा और वो आज तक हमारा सतत जारी है कि हम प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे हमारे महाविद्यालय की योग की ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ होती है, जिसमें महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को हमारी जो खेल प्रशिक्षिका है उसके द्वारा योग और व्यायाम कराए जाते हैं। महाविद्यालय में अक्सर ये देखा गया, भारत के एजुकेशन सिस्टम की बड़ी विसंगति है कि हमारे यहाँ सारी बातें कक्षा में सिखा दी जाती है, क्लासरूम में सिखा दी जाती है, बोर्ड पर सिखा दी जाती है। हम कभी बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के लिए दुनिया में बाहर नहीं ले जाते कि कारखानों में क्या हो रहा है, बाजार में क्या हो रहा है, व्यापार में क्या हो रहा है। कोई हम उनको शैक्षणिक एजुकेशन टूर नहीं ले जाते, कोई उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं करवाते। जो कुछ है किताबी ज्ञान है, किताब में पढ़ लो और दुनिया भर की जानकारी ले लो, प्रैक्टिकल बच्चे को नहीं पता होता। क्या ऐसा कोई सिस्टम आप डेवलप करना चाह रही हैं? नहीं, क्या आपके बच्चे बाहर जाकर समझ सके, नहीं, हमें कक्षा के डेवलप बाहर ज्ञान मिले? हम डेवलप करना नहीं चाह रहे हैं, हमारे यहाँ ऑलरेडी ये व्यवस्था डेवलप की गई है। चूंकि विगत वर्ष तो कोरोना काल था इसलिए संभव नहीं था, लेकिन इसके पहले हमारे महाविद्यालय में प्रत्येक कक्षा के लिए, मैं किसी खास कक्षा या फाइनल ईयर या पीजी की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे बीकॉम प्रथम वर्ष हो, द्वितीय वर्ष हो, तृतीय वर्ष हो या स्नातकोत्तर की कक्षाएं हो, प्रत्येक कक्षा के लिए उसका एक पृथक से हम लोग एजुकेशन टूर आयोजित करते हैं और जिस विषय के विद्यार्थी हैं उस विषय से संबंधित, चाहे वो कारखाना हो, अगर वाणिज्य का विद्यार्थी है तो हम बैंक में लेकर जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो बच्चे फाउंडेशन पढ़ते हैं तो उन्हें हम इंदौर के संग्रहालय तक में लेकर जाते हैं कि बच्चे वो पढ़ें। जो बच्चे हमारे यहाँ इतिहास के विद्यार्थी हैं उन्हें हम इंदौर की छतरियां दिखाते हैं, इंदौर के ऐतिहासिक स्थलों पर लेके जाते हैं, इंदौर के आसपास के, ताकि वो इतिहास को एक समझने का उनमें दृष्टिकोण पैदा देख सकें। और जो से टेक्नोलॉजी हॉर्टिकल्चर के विद्यार्थी, उन्हें हम उन्नत किसानों के खेतों पर लेकर जाते हैं, उनसे उनकी मुलाकात करवाते हैं कि किस तरह से वो उन्नत किसान बने हैं। एमबी वाइन्स में हम लोग लेकर जाते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कुछ किसानों के समूह ने मिलकर किस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड डेवलप किया है। इस तरह से हमारे यहाँ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हम लोग शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करते हैं। डॉक्टर संगीता, आप बहुत पुराने शिक्षाविद हैं। जो हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति है वो तो लॉर्ड मैकाले का एजुकेशन सिस्टम है, जिसने सिर्फ क्लर्क पैदा किए और अब तो क्लर्क पैदा करना भी उसने बंद कर दिया है। ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये एक रट्टू तोता बना रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, ये रटवा रहा है। क्या धाकड़ साहब, चूंकि वहाँ है नरेंद्र धाकड़, बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन की फील्ड में, कुलपति रहे हैं, होलकर साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, आप वहाँ पर हैं। क्या महाविद्यालय में परंपरागत शैक्षणिक पद्धति से हटकर क्या कोई ऐसा टीचिंग एक्सपीरियंस, कोई ऐसा टीचिंग सिस्टम आप डेवलप करने में सफल हुए हैं जो बच्चों को सही मायने में विजडम दे, सही मायने में ज्ञान दे, सही मायने में नॉलेज दे, ना कि रट्टू तोता और किताबी कीड़ा बनाए?
बिल्कुल सही है। निश्चित ही हमने आदरणीय धाकड़ सर के मार्गदर्शन में हमारे शिक्षक जो साथी हैं उन सब के सहयोग से एक ऐसा वातावरण डेवलप किया है जिससे कि विद्यार्थी वो किताबों को रटता नहीं है, वो विषय को रटता नहीं है, वो विषय से दोस्ती करता है। सबसे पहले जब विद्यार्थी कोई पाठ्यक्रम के लिए चयन के हमारे पास जब प्रवेश के लिए आता है तो हम उसे ये बताते हैं कि इस पाठ्यक्रम में आपके लिए भविष्य में क्या क्या रोजगार की संभावनाएं हो सकती है। हम उसे यह भी बताते हैं कि इस पाठ्यक्रम में आने वाले 3 सालों में या 2 सालों में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ताकि बच्चा जब पहली बार प्रवेश ले रहा है तभी उसे पूरा चीजें क्लियर हो। कई बार क्या होता है, बच्चा बस भावावेश में विषय का चयन कर लेता है, आगे आने में उसे क्या पढ़ना पड़ेगा, विषय कठिन लगता है, छोड़ देता है। इसलिए जब बच्चा प्रवेश के लिए आता है तभी हम उसे उसमें रोजगार की संभावनाएं बता देते हैं, उसमें उसे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जब विद्यार्थी प्रवेश ले लेता है तो जो हमें एक पाठ्यक्रम दिया गया है जो विश्वविद्यालय के द्वारा उच्च शिक्षा के लिए, वो तो हम उन्हें पढ़ाते ही हैं क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से वो पढ़ाना भी हमें होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग सतत उस विषय के व्यवहारिक पहलुओं से हम बच्चों को परिचित करवाते हैं। उसमें जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हम एजुकेशन टूर लेकर जाते हैं, उसके साथ साथ उस विषय के हम लोग कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अगर कंप्यूटर का विद्यार्थी है तो उस विद्यार्थी को हम वेबसाइट डिजाइनिंग की थ्योरी नहीं पढ़ाते बल्कि पूरे 15 दिन की वेबसाइट डिजाइनिंग की हम कार्यशाला आयोजित करते हैं, जिसमें कि बच्चा प्रशिक्षण प्राप्त कर खुद वेबसाइट डिजाइन करने का काम कर सकता है। और हमारे कई विद्यार्थी आज वेबसाइट डिजाइनिंग के काम में रोजगार में संलग्न है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अकाउंटिंग हम केवल पढ़ाते नहीं है कि हमने डेबिट क्रेडिट पढ़ा दिया, बैलेंस शीट पढ़ा दिया, हम उन्हें कंप्यूटरीकृत अकाउंटिंग भी पढ़ाते हैं जो कि समय की मांग है। सिलेबस में कहीं भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है ही नहीं, ना उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, लेकिन हमारे यहाँ प्रत्येक वाणिज्य के विद्यार्थी को हम कंप्यूटरीकृत अकाउंटिंग पढ़ाते हैं जिससे कि वो समय के साथ में कदम में ला सके। मतलब आप व्यापार नहीं पढ़ाते, उनके लिए जीएसटी की कार्यशाला भी लगाते हैं? जीएसटी के कार्यशालाएं हम सतत आयोजित करते हैं ताकि बच्चा वो फॉर्म्स भरना सीख जाए तो अपना एक छोटा मोटा रोजगार स्थापित करता है। किसी व्यापारी के लिए बड़ा कठिन काम है, लेकिन हमारे विद्यार्थी बहुत सहजता से भरते हैं और बहुत सहजता से इसके बारे में वो जानकारी भी रखते हैं क्योंकि हम सतत ये कार्यशाला आयोजित करते हैं। आपसे चर्चा हो रही थी, उससे बार बार एक हार्टिकल्चर शब्द उद्यानिकी का आप जिक्र कर रही थी, क्योंकि आजकल फूलों की खेती और विदेशी फूलों का बहुत जिक्र है और जो भी कार्यक्रम होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, मंगल कार्य होते हैं, उसमें विदेशी फूलों की जो एक सजावट की जाती है, बड़ा भारी व्यापार है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र भी फूलों का व्यापार करते हैं, उनकी भी एक न्यू मार्केट में फूलों की दुकान है। तो ये जो हार्टिकल्चर है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फूलों की खेती तो है ही, साथ में दूसरी खेतियां भी, दूसरी चीज़ें भी होती हैं। इसको आपने कैसे डेवलप किया, क्योंकि आप तो इंदौर शहर में पलासिया में हैं, खेत कहाँ है आपके पास? हमारे महाविद्यालय में जो फील्ड अवेलेबल है उसे हमने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक हमारा खेलकूद का मैदान है और दूसरे हिस्से में हमने एक नर्सरी डेवलप की हुई है, जिसमें अगर मैं बताया कि आपको आश्चर्य होगा कि हमने विगत वर्ष 24 और उसके पहले भी 24 गेहूं की वैरायटियां हमने वहां पर उगाई थी ताकि बच्चे ये पहचान सके कि पढ़ते हैं वो कि ये वैरायटी होती, ये वैरायटी होती, लेकिन वो अपनी आंखों से देख सके। आजकल तो काला गेहूं भी होने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बच्चों को हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। एक सच्चा मोती गेहूं भी आता है जो कि ज्वार की क्वालिटी लिए होता है। तो जिस तरह से हर पुष्प की एक सुगंध होती है, ऐसे हमारे महाविद्यालय के भी प्रत्येक विद्यार्थी की एक अपनी महक है और हम उस महक यानी उसका अपनी एक संभावना है। हम उन संभावनाओं को सबसे पहले पहचानते हैं कि बच्चा रोजगार में जाना चाहता है, कहीं नौकरी करना चाहता है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहता है। फिर हम बच्चे को उसको परखते हैं। व्यापार के साथ साथ वो कृषि क्षेत्र में जाता है, नर्सरी भी डेवलप कर सकता है। और उसके बाद हमारे यहाँ हम लोग ग्रुप्स डिवाइड करते हैं। जो बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं, अगर हम हार्टिकल्चर की बात करें तो हम सोलर ड्रायर हमारे महाविद्यालय में हमने स्थापित किए हुए हैं। तो बच्चों को हम बताते हैं कि किस तरह से फलों और फूलों को आप संरक्षित करके कैसे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं, किस तरह से आप एक नर्सरी डेवलप कर सकते हैं। तो नर्सरी में भी बहुत रोजगार की अवसर उपलब्ध हैं। हार्टिकल्चर में ही हम बच्चों को प्रतिवर्ष बुके बनाने की भी एक ट्रेनिंग देते हैं।
क्योंकि बुके फूल आएंगे बमुश्किल से, अगर आप मंडी से लाएंगे तो 25-30 रुपए में आप पे एक बहुत अच्छे फूल आपको मिल जाते हैं एक बुके के लिए। लेकिन वही बुके जब आप कलात्मक रूप से बनाकर मार्केट में बेचने जाते हैं तो वो कलात्मक बुके 500 से भी ऊपर रुपए में बिकता है। वरमालाएं हम बच्चों को बनाना सिखाते हैं, 100 रुपए की लागत की वो रहती है और वो 2000 रुपए तक भी बच्चा बेच सकता है अगर उसने कलात्मक तरीके से उसे गूंथी है। किस तरह से फूलों से स्टेज डेकोरेशन होता है, किस तरह से आजकल जो प्रोग्राम्स होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, बहुत लग्जरी भी होने लगे हैं, तो किस तरह से वो फूलों का डेकोरेशन होता है, इसकी भी हम लोग बच्चों को एक कार्यशाला आयोजित करते हैं जिसमें कि पूरा वो प्रशिक्षण हम फूलों से संबंधित, उनकी सजावट से संबंधित बच्चों को हम देते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर संगीता भारूका। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर विद्यार्थी की अपनी एक खुशबू होती है, अपनी एक महक होती है और उस महक को पहचानना ही बागवा का काम होता है। और जिस महाविद्यालय में डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ और डॉक्टर संगीता भारूका हों तो हम समझ सकते हैं कि जैन दिवाकर महाविद्यालय की प्रगति का कारण क्या है, क्योंकि वो अपने हर फूल रूपी विद्यार्थी की महक को पहचानते हैं और न केवल पहचानते हैं बल्कि उस महक को संचारित करते हुए, संधारित करते हुए उसे परिष्कृत भी करते हैं। इसलिए ही श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय ने बहुत कम समय में सेंट्रल इंडिया में अपनी पहचान बनाई है और इस पहचान को बनाने का श्रेय उन तमाम शिक्षकों को है जो लॉकडाउन में भी लगातार ऑनलाइन क्लासेस के जरिए लॉकडाउन के दौरान अनेक गतिविधियां, शैक्षणिक गतिविधियां को संचालित करते रहे और न केवल उन्होंने अपने बच्चों को स्वस्थ रखा बल्कि उनका मानसिक स्वास्थ्य और मनोबल भी बनाए रखा। और यही कारण है कि लॉकडाउन के दौरान भी उनके पास कई प्लेसमेंट कंपनियां आती रहीं और बच्चों को अच्छा रोजगार, अच्छा जॉब मिलता रहा। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।